संस्कार मंजरी संस्कृति का सार, जीवन का आधार। दो भाइयों का बंटवारा और पुराना पेड़। गांव के शांत और शीतल किनारों पर बसा रामपुर गांव अपनी खुशहाली और हरियाली के लिए पूरे जिले में मशहूर था। इस गांव की मिट्टी में एक अजीब सी मिठास थी जो यहाँ के लोगों के स्वभाव में भी झलकती थी। इसी गांव के एक बड़े से पुश्तैनी मकान में दो भाई रहते थे, राम और श्याम। राम जो बड़ा था, स्वभाव से शांत, धैर्यवान और गंभीर था। वहीं छोटा भाई श्याम ऊर्जा से भरपूर, थोड़ा चंचल लेकिन दिल का साफ था। दोनों भाइयों के बीच का प्रेम गांव में एक मिसाल की तरह था। लोग अक्सर कहते थे, अगर भाई हो तो राम और श्याम जैसे। उनके पिता पंडित दीनानाथ जी गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। वे न केवल एक कुशल किसान थे, बल्कि आयुर्वेद और जीवन दर्शन के भी ज्ञाता थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बचपन से ही यह सिखाया था कि जड़ें जितनी गहरी होगी, पेड़ उतना ही ऊंचा जाएगा। उनके घर के विशाल आंगन के ठीक बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ मात्र एक वनस्पति नहीं था, बल्कि परिवार का एक सदस्य था। इसे राम और श्याम के परदादा ने तब लगाया था जब उन्होंने इस घर की नींव रखी थी। बरगद की वे लटकती हुई जटाएं, उसका विशाल तना और उसकी घनी छांव, ये सब इस परिवार के उतार चढ़ाव के गवाह थे। बचपन में राम और श्याम इसी पेड़ की टहनियों पर झूला झूलते थे। गर्मियों की दोपहर में जब सूरज आग उगल रहा होता, तब इस बरगद की छांव में तापमान जैसे 10 डिग्री कम महसूस होता था। दीनानाथ जी इसी पेड़ के नीचे बैठकर गांव के विषाद सुलझाते थे और रात को बच्चों को कहानियां सुनाते थे। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन इसी पेड़ पर आरी चलेगी। समय अपनी गति से चलता रहा। राम और श्याम की शादियां हुई, घर में बहुएं आई, खुशियां बढ़ी। लेकिन धीरे धीरे खुशियों के साथ साथ अहंकार और छोटी सोच ने भी घर में प्रवेश कर लिया। दीनानाथ जी के निधन के बाद घर का अनुशासन थोड़ा ढीला पड़ने लगा था। राम की पत्नी सुलोचना घर के बड़े होने के नाते अपना अधिकार जताना चाहती थी, जबकि श्याम की पत्नी विमला, जो लगता था कि उसकी मेहनत का मोल नहीं समझा जा रहा, छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी, जैसे रसोई में नमक कम होना, बच्चों का आपस में लड़ना या खेती की आय का हिसाब। राम और श्याम, जो कभी एक दूसरे की परछाई हुआ करते थे, अब काम से लौटने के बाद एक दूसरे से आंखें चुराने लगे थे। घर का वह वातावरण जो कभी हंसी ठिठौली से गूंजता था, अब भारी और घुटन भरा होने लगा था। दीवारें तो अभी नहीं बनी थी, लेकिन दिलों में दूरियां बढ़ चुकी थी। एक दिन शाम को विमला और सुलोचना के बीच कुएं से पानी भरने को लेकर एक बड़ा झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि घर के बर्तनों की खनक चीजों में बदल गई। श्याम ने जब घर में कदम रखा तो उसने अपनी पत्नी को रोते हुए पाया। गुस्से में उसने बिना सोचे समझे राम से कह दिया, भैया अब बहुत हो गया, इस रोज रोज के नर्क से अच्छा है कि हम अपनी राहें अलग कर लें, पिताजी की संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए। राम सन्न रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, श्याम, यह मिट्टी और यह घर हमारे पूर्वजों की रूह है, इसे मत बांटो। पर श्याम पर तो उस समय क्रोध और जिद का पर्दा पड़ा था।
अगले रविवार को गांव के मुखिया और पंचों की मौजूदगी में बंटवारा तय हुआ। दीनानाथ जी की उपजाऊ जमीन के 2 टुकड़े किए गए, गाय बांटी गई, अनाज के बोरों का हिसाब हुआ और यहाँ तक कि घर के रसोई के बर्तनों को भी गिना गया। जब सब कुछ बट गया तब नजर गई आंगन के उस विशाल बरगद पर। पंचों ने कहा, राम, यह पेड़ तो ठीक बीचों बीच है, इसे वैसे ही रहने दो, यह तुम दोनों को छांव देता रहेगा। राम ने तुरंत सहमति दी। हाँ, पेड़ का बंटवारा कैसा, यह तो हम दोनों का है। लेकिन श्याम की पत्नी ने पीछे से फुसफुसाते हुए कहा, अगर आज पेड़ नहीं बटा तो कल को राम भैया इसके फल और लकड़ी पर अपना अधिकार जताएंगे, और वैसे भी जिस हिस्से की जमीन पर पेड़ है वह हिस्सा छोटा रह जाएगा। श्याम ने जिद पकड़ ली, नहीं, अगर बंटवारा पूर्ण करना है तो पेड़ को भी आधा आधा काटना होगा। मेरी जमीन पर जो हिस्सा आएगा वह मेरा होगा और भैया की जमीन पर जो आएगा वह उनका। पूरा गांव स्तब्ध था। पेड़ को काटना एक बात थी, लेकिन एक जीवित सदियों पुराने पेड़ को बीच से चीर देना किसी हत्या से कम नहीं था। राम की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर श्याम से विनती की, छोटा, तुझे जो चाहिए ले ले, जमीन का बड़ा टुकड़ा ले ले, पर इस पेड़ को मत मार। इसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन श्याम अपने फैसले पर अडिग था। अंततः तय हुआ कि कल सुबह पेड़ को बीचों बीच से काटा जाएगा। अगले दिन की सुबह रामपुर के इतिहास की सबसे काली सुबह थी। मजदूर कुल्हाड़ी और बड़ी आरियां लेकर पहुंचे। राम अपने कमरे में मुंह छिपाकर रो रहा था। श्याम बाहर खड़ा मजदूरों को निर्देश दे रहा था, पर उसके चेहरे पर भी एक अजीब सा खालीपन था। जैसे ही आरी ने बरगद की मोटी छाल को छुआ, एक कर्कश आवाज गूंजी। पेड़ से निकलने वाला सफेद दूध ऐसा लग रहा था मानो वह पेड़ के आंसू हों। पेड़ पर रहने वाले पक्षियों का शोर दिल दहला देने वाला था। सैकड़ों तोते, मैना और गिलहरियां बेघर होकर ऊपर आसमान में मंडराने लगे, जैसे वे इंसानी की इस मूर्खता पर मातम मना रही हों। पूरा दिन बीत गया। शाम होते होते उस विशालकाय बरगद को 2 आसमान हिस्सों में चीर दिया गया। जो पेड़ कभी एक का छत्र था, अब वह 2 असहाय लकड़ियों के ढेर जैसा लग रहा था। इसके तुरंत बाद आंगन के बीचों बीच ईंटों की एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई। उस रात घर में चूल्हा तो जला, लेकिन किसी ने खाना नहीं खाया। दीवार के उस पार राम की सिसकियां सुनाई दे रही थी और दीवार के इस पार श्याम अपनी ही बनाई दीवार को घूर रहा था। पेड़ के कटने के बाद घर का मिजाज ही बदल गया। जो बरगद पूरे घर को ठंडक देता था, अब उसके कटने से सीधी धूप घर के अंदर आने लगी। दीवार की वजह से हवा का संचार रुक गया। घर अब घर नहीं रहा, बल्कि 2 अलग अलग तंग कोठरियां लगने लगा था। बंटवारे के 3 महीने बाद मानसून ने दस्तक दी। उस साल बारिश बहुत भयानक थी। एक रात बादलों ने ऐसा तांडव मचाया कि गांव के कई कच्चे मकान ढहने लगे। आधी रात को एक जोरदार गर्जना हुई। चूंकि बरगद का पेड़ बीच से काट दिया गया था, उसकी संतुलन की शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसकी जड़ें जो कभी एक दूसरे को पकड़ कर रखती थी, अब कमजोर हो गई थी। तेज हवा के एक झोंके ने श्याम की तरफ वाले आधे कटे पेड़ को उखाड़ दिया।
वह विशाल भारी हिस्सा सीधे श्याम के नए बने कमरे की छत पर जा गिरा। चीख पुकार मच गई। श्याम का कमरा मलबे में तब्दील हो गया। गनीमत थी कि श्याम और उसका परिवार उस समय दूसरे कोने में थे, पर वे मलबे के नीचे दब गए थे। दीवार की दूसरी तरफ राम सो नहीं रहा था। जैसे कि उसने पेड़ के गिरने की और श्याम की चीख सुनी, वह पागलों की तरह बाहर भागा। उसने देखा कि बीच की दीवार ने उसका रास्ता रोका हुआ है। बिना एक पल सोचे राम ने पास पड़ी कुदाल उठाई और उस दीवार पर प्रहार करने लगा। श्याम श्याम, मैं आ रहा हूँ, राम चिल्ला रहा था। राम की आवाज सुनकर श्याम की जान में जान आई। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर मलबे को हटाया। राम ने खुद अपने हाथों से भारी पत्थरों को हटाया, जिससे उसके हाथ लहूलुहान हो गए। जब श्याम और उसके परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया तो श्याम अपने बड़े भाई के चरणों में गिर पड़ा। श्याम फूट फूट कर रोने लगा। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। इस पेड़ ने हमें चेतावनी दी थी, पर मैं अंधा हो गया था। यह दीवार हमारे बचाव के लिए नहीं, हमारी बर्बादी के लिए थी। राम ने उसे गले लगा लिया और कहा, पगले, लकड़ी और जमीन बट सकती है, पर भाइयों का खून नहीं। देख, जब तक यह पेड़ एक था, इसने 100 सालों के तूफान झेले। जैसे ही हमने इसे अलग किया, यह एक मामूली हवा का झोंका भी सहन नहीं कर पाया। अगले दिन सूरज निकला तो रामपुर के लोगों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। राम और श्याम मिलकर उस बीच वाली दीवार को पूरी तरह ढका रहे थे। उन्होंने तय किया कि वे फिर से एक ही छत के नीचे रहेंगे। गिरे हुए बरगद को उन्होंने लकड़ी के काम में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसकी याद में वही आंगन में एक सुंदर चबूतरा बनाया। उस चबूतरे के ठीक बीच में 2 भाइयों ने अपने बच्चों के साथ मिलकर एक नया बरगद का पौधा लगाया। वक्त गुजरता गया, वह छोटा पौधा आज फिर से एक घना पेड़ बन गया है। आज भी उस घर में जब कोई विवाद होता है तो घर के बुजुर्ग उस पुराने कटे हुए पेड़ के ठूंठ की ओर इशारा कर देते हैं। वह ठूंठ आज भी वहाँ एक मूक गवाह की तरह खड़ा है, जो हर आने वाली पीढ़ी को यह याद दिलाता है कि परिवार की एकता ही वह ढाल है जो हमें दुनिया के हर तूफान से बचाती है। परिवार की एकता असली संपत्ति है। जिस प्रकार एक पेड़ को 2 हिस्सों में बांटने पर वह अपना अस्तित्व खो देता है और सूख जाता है, उसी प्रकार परिवार के टूटने से व्यक्ति की शक्ति, सुरक्षा और शांति सब समाप्त हो जाते हैं। मिलजुल कर रहने वाला परिवार ही सबसे सुखी और सुरक्षित होता है।